ये recording start हो. Okay, thank you. Now, so this is our fourth session for this gene therapy course. और इस कोर्स में अभी तक हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पढ़ी जीन थेरेपी के बारे में. मतलब siRNA के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा siRNA का. फिर उसके बाद हमने पेप्टाइड्स को देखा, जो कि एक डिलीवरी टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है. इसके अलावा पेप्टाइड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. वायरल वेक्टर्स भी हैं, नॉन वायरल वेक्टर्स भी हैं. नॉन वायरल वेक्टर्स में इथोसोम्स भी हैं, नायोसोम्स भी हैं, लाइपोसोम्स भी हैं. जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स हैं जैसे डेक्स्ट्रान है, वो भी यूज़ किया जाता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, पॉलीइथाइलामीन है जैसे, उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लाइपोफेक्टामीन है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लाइपोफेक्टामीन इनफैक्ट कंट्रोल के तौर पर यूज़ होता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर. लेकिन प्रॉब्लम लाइपोफेक्टामीन का ये है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स, राइट. फॉर द सेलुलर एसेस वी कैन यूज लाइपोफेक्टामीन बिकॉज उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है. वो किसी भी जीन न्यूक्लिक एसिड को डिलीवर कर सकता है, इवन CRISPR-Cas9 को भी डिलीवर कर देता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट यूज दैट इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो हमारा जो आजकल का चैलेंज है दोनों के अंदर, CRISPR-Cas न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेपी जितनी भी है, यानी कि जिसको हम जीन थेरेपी भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका टारगेट जो है वो सेल के अंदर है, राइट. क्योंकि दे हैव टू गो इनटू द सेल, उनको सेल के अंदर जाना है. लेकिन सेल के अंदर पहुंचाने के लिए सेलुलर लेवल पर तो हम कामयाब हो चुके हुए, सेल्स के अंदर तो हम कर सकते हैं. लेकिन लाइव एक्सपेरिमेंट करना एनिमल्स के ऊपर, और फिर उसके बाद उसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि क्या वो जो हम करियर यूज़ कर रहे हैं वो इतना टॉक्सिक तो नहीं है कि वो सेल के अंदर जाए तो सॉरी, हम किसी बंदे को एडमिनिस्टर करें तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करें. ठीक है, तो एनिमल स्टडीज़ के अंदर तो सॉरी, सेलुलर स्टडीज़ के अंदर, इन विट्रो स्टडीज़ के अंदर तो हम अभी तक कामयाब हो चुके हुए हैं. लेकिन इन विवो स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. ठीक है, और ये जो डिस्कवरियाँ हुई हैं जिनकी बेसिस पे नोबेल प्राइज़ मिला है, वो भी सारे इन विट्रो एसेस हैं. ठीक है, वो इन विट्रो एनालिसिस है. लेकिन उससे पता चल गया कि साइंस ये एग्जिस्ट करती है, और आगे का काम हमारा है कि हमने उसको डिलीवर करवाना है, या siRNA को या CRISPR-Cas9 को. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन शॉर्ट हेयर पिन, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये चीज़ें. तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ओवरकमिंग बैरियर्स फॉर siRNA, जो कि हमने अपना आर्टिकल लिखा है, बहुत सादा ज़बान में लिखा हुआ है, बहुत समझाने वाले अंदाज में लिखा हुआ है. ठीक है, उसको ज़रूर पढ़ो. दूसरा, करंट स्टेट एंड फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ siRNA थेरेप्यूटिक्स, जो कि मैंने रिव्यू आर्टिकल भेजा है, वो दोनों आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ने हैं आपने, बिकॉज उससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि रिव्यू होता क्या. ठीक है, जब आप पूरा रिव्यू पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है. ठीक है, कि इन्होंने क्या, कहाँ से क्या चीज़ दी, कहाँ से क्या चीज़ की, उसको किस तरह से पैराफ्रेज किया, रिफ्रेज किया, डायग्राम्स कैसे डिज़ाइन की, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. लेकिन इस चीज़ को एनालिसिस करना ज़रूरी होता है कि जैसे टाइमलाइन बनाना, वो टाइमलाइन कैसे बनाई. ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो नॉवल होती हैं. किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो होती है हिस्ट्री, कि आप जानोगे ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम कब हुआ था, फर्स्ट टाइम कैसे स्टार्ट हुआ था ये काम. और अब कभी भी आप हिस्ट्री उठाकर देखोगे और जिसने फर्स्ट टाइम काम किया होगा उसकी साइटेशंस बहुत ज़्यादा होंगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा साइटेशंस होंगी उसकी. और अभी हम जब आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो मैं अभी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ रिसर्च कैसे करते हैं. मतलब हमने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा आगे का काम है. और प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लिया करो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हुए हैं, सिर्फ उनका क्वेश्चन बना लिया करो. जैसे अगर आपने एनालिसिस किया है तो मैंने पहली ईमेल में बोला कि एट द एंड ऑफ दिस यू शुड बी एबल टू डू दिस, राइट. तो वो खुद भी कर लिया करो. जैसे कि आपने पहला सेशन अगर पढ़ा है और उसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो आप उसमें सिर्फ क्वेश्चन बना लो, एक लिस्ट बना लो कि ये चीज़ें इस लेक्चर में हमने सीखी, दूसरे लेक्चर में हमने ये चीज़ें सीखी, तीसरे लेक्चर में हमने ये चीज़ें सीखी, चौथे लेक्चर में हमने ये चीज़ें सीखी, पांचवें में ये, छठे में ये, सातवें में छः. तो वो एक पूरा आपका रजिस्टर बन जाएगा, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर लिख लो. मेरा ख्याल में मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है. कैन यू हियर मी? सर बीच में रुक जाता है, आवाज रुक जाती है, आवाज कट रही है.
बीच में एक्सट्रीमली लो हो जाती है वॉइस। Okay, I think there is some problem with the internet, but yeah, now it is stable. Now it is stable. Okay, so I was just saying कि selection of the topic is most important thing, और मैं ये बोल रहा था कि जितने भी लेक्चर आपने ले लिए हैं उनका एक रिकॉर्ड बना लिया करो कि ये चीजें हमने सीख ली हैं इसमें, ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक है, अभी से ये स्टार्ट कर लोगे तो जब ये पूरा 4 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगर आप उसको सही तरीके से डिलीवर कर सकते हो, आप उसको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो उसको, तो आप भी लोगों को वो सिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अभी सिखाना शुरू करोगे तो क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी आपकी। लेकिन अगर आप अमेरिका में आके लैब के अंदर काम कर रहे होगे, ठीक है, और अपने प्रोफेसर्स को यहाँ पर आके बताओगे कि मैंने ये काम कर लिया हुआ है, दे विल बी वेरी हैप्पी विद यू, दे विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद यू that this person is a person who has already worked on this area and who has extensively studied that topic, ठीक है। मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया था 2018 के अंदर, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने यूजुअली जो लोग पीएचडी स्टार्ट करते हैं तो वो 2 साल तो सिर्फ कोर्स वर्क करते हैं और 2 साल कोर्स वर्क करने के बाद लैब के अंदर घुसते हैं, ठीक है। मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी, लेकिन उसमें मैं थैंक्स टू माय अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो मैं 7 जनवरी 2019 को लैब में घुस गया था, ठीक है। लेकिन मैंने अक्टूबर में ही मैंने एक दोस्त यहाँ पर मिल गया, पॉल। मैं कहा पॉल कर क्या रहा है, तो मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही, मैं रिव्यू आर्टिकल लिखने लगा, तुझे मैं पहला ऑथर बना दूंगा, लिखूंगा मैं। ठीक है, जबरदस्त है। बस वो छुट्टियां हुई हुई थी सर्दियों की, बैठ गया कमरे के अंदर, आर्टिकल पढ़ी जा रहा हूँ। तजर्बा पहले भी था आर्टिकल पढ़ने का, ठीक है, एक आर्टिकल पहले छप चुका था पाकिस्तान में, रिव्यू आर्टिकल ही था वो भी। तो मैंने सारा लिटरेचर पढ़ डाला, सारा लिटरेचर पढ़ के उसमें से एक स्टोरी बना दी, और उस स्टोरी को मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स में छप गई। उसका मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे साइंस की समझ आ गई। तो ये जो हम कहते हैं ना रिसर्च रिव्यू जो है, वो सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में फंडामेंटली अंडरस्टैंड करवा देता है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट इज ऑल एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है। दो तरह के यहाँ पर जनरल पाए जाते हैं, जिसको लैब की लत लग जाती है वो लिख नहीं पाता, और जिसको लिखने की लत पड़ जाती है वो लैब में नहीं जा पाता। और जिनको दोनों चीजें आ जाए, जिसको दोनों चीजें आ जाए, वो यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। यानी कि जिसकी साइंस भी अच्छी हो जाए और राइटिंग भी अच्छी हो जाए, वो फिर इंडिस्पेंसिबल हो जाता है किसी भी लैब के अंदर, ठीक है। जिस मर्जी लैब में आप चले जाएं, अगर आपको राइट करना भी आता है, लिखना भी आता है, अंडरस्टैंड, आप अपना टॉपिक्स लिख सकते हैं, और फिर आप टेक्निक्स भी आती हैं आपको, तो यू बिकम वेरी डिफरेंट पर्सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि अच्छा लगता है उनको कि हम खेलें, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करें। लेकिन जब राइटअप के ऊपर आते हैं तो वो ढीले हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या मुसीबत है, राइटअप उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और जो राइटअप वाले जो होते हैं, जिन्होंने राइटअप पे बहुत काम किया होता है, उनको लैब में जाके काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। मैं लैब में कम काम करता हूँ, लेकिन जब काम करता हूँ तो सुथरा काम करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ सीखने की। सॉरी, नाउ नेक्स्ट चलते हैं जी। मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ स्क्रीन, और देखते हैं क्या है इसमें। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आ जाते हैं जी। हमारे पास 3 डेटाबेसेस हैं। कौन कौन सी डेटाबेसेस है बताओ? Google Scholar, PubMed, PubMed, and Springer, हाँ, Google Elsevier. Scholar is a search engine, it's not a database, ठीक है। Springer, ये स्प्रिंगर वगैरह, ये स्प्रिंगर जो है वो पब्लिशर, नेचर जो है पब्लिशर है, एल्सेवियर जो है वो पब्लिशर है, एमडीपीआई पब्लिशर, डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस जो है वो ये है साइंस डायरेक्ट, ठीक है, या पबमेड या स्कोपस, ये डेटाबेसेस है। और ये इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हुए हैं। अगर आप हाउ टू राइट अ साइंटिफिक आर्टिकल वाला जो कोर्स है उसको जरा देख लो, तो जो कि फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमारा 2 चीजें हैं, SIRNA डिलीवरी। मैं आपको तब तजर्बा कराने लगा हूँ। SIRNA डिलीवरी सर्च किया मैंने, 27,000
512 आर्टिकल आ गए। अब मैं कैसे पढ़ सकता हूँ 27,512 आर्टिकल? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, जिसमें से 6 आर्टिकल 2022 में छपने हैं। अभी 2022 आया नहीं है, लेकिन 6 आर्टिकल छप चुके हैं। 2022 अभी नहीं आया, 6 आर्टिकल छप गए। इसका क्या मतलब है कि वो छपेंगे 22 में, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर काम अभी से शुरू हो गया है। ऑथर्स ने रिव्यू एडिटर के साथ पहले ही कोरिस्पॉन्डेंस शुरू कर दी, ठीक है, जो कि जर्नल का एडिटर है, या इनवाइटेड पेपर्स मिल रहे होते हैं जिसकी वजह से 2021 में इतने हैं, 2020 में इतने हैं। अब ये बड़ी टर्म है, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि रिव्यू आर्टिकल्स जो है लेफ्ट साइड पे, रिव्यू आर्टिकल्स इतने हैं, रिसर्च आर्टिकल्स इतने हैं, एनसाइक्लोपीडिया इतने हैं, बुक चैप्टर्स इतने हैं, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट्स इतने हैं, बुक रिव्यूज इतने हैं, केस रिपोर्ट्स इतनी, ये सारा आपके बारे में पता चल गया। प्रोडक्ट रिव्यूज एक है, ठीक है, आप सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू लिख दो तो वही पब्लिकेशन हो जाती है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं अगर इस टॉपिक पे देखूं तो प्रोडक्ट रिव्यूज के। अब वो प्रोडक्ट रिव्यू समझना भी एक अलग से चीज है। पब्लिकेशन टाइटल्स, जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज में कितने छपे हुए हैं, जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में कितने छपे हुए हैं, मॉलिक्यूलर थेरेपी में कितने छपे हुए हैं, और यही वो हमारे टारगेट जर्नल्स हैं जिनमें हमने पेपर छापना है, ठीक है। एडवांस्ड ड्रग रिव्यूज में कितने हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में कितने हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कितने हैं, मॉलिक्यूलर थेरेपी न्यूक्लिक एसिड्स में कितने हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कि आप जब कभी भी इनमें जाओ तो ये जर्नल ऑफ मसलन बायोमटेरियल्स है, ये मैं बायोमटेरियल्स लिखता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी, यहाँ पर मैं गूगल पे जाके इसको लिखता हूँ और साथ में लिख देता हूँ इम्पैक्ट फैक्टर। इसका 10 या 3 एक साथ इम्पैक्ट फैक्टर, तो ये चीजें सोचना जरूरी होता है। और ये जितने भी यहाँ पर आर्टिकल लिखे हुए हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर के हैं। मैं अब इसके अलावा ये जितने भी छोटे छोटे आर्टिकल हैं मैं इनको नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इसको करता हूँ, जेसीआर को करता हूँ। जेसीआर बहुत रिप्यूटेड जर्नल है, जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज। मैं जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ये भी बहुत रिप्यूटेड जर्नल है। मैं मॉलिक्यूलर थेरेपी, ये भी बहुत रिप्यूटेड जर्नल है। फिर उसके बाद में बायोमटेरियल्स, ये भी बहुत रिप्यूटेड जर्नल है। एडवांस्ड ड्रग रिव्यूज तो बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड जर्नल है, 14-15 के करीब इम्पैक्ट फैक्टर है इसका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स भी बहुत रिप्यूटेड जर्नल है, तकरीबन 5 के करीब इसका 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, ये भी अच्छा है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाला नहीं जाएगा क्योंकि हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बंदे नहीं है। बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल रिसर्च, ये भी अच्छा जर्नल है। सेल इज द बेस्ट जर्नल है, मैं सिर्फ सेल के ऊपर आपको दिखाता हूँ, सेल के ऊपर पेपर छप जाए जिंदगी आपकी संवर गई। कॉपी, सेल, इम्पैक्ट फैक्टर, क्यों फिर, ठीक है। आपका एक पेपर सेल में छप गया ना, अगर एक पेपर आपका सेल में छप गया तो जिंदगी छप गई। अभी परसों पाला से बात हो रही थी, जो अभी अलाबामा जा रहा है, पोस्ट डॉक काम किया डॉक्टर नौली के साथ, अलाबामा जा रहा है, तो वो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा था, राइट। 36 इम्पैक्ट फैक्टर में डालने के लिए ना कम से कम 3 साल मेहनत करनी पड़ती है, और वो ग्रुप की मेहनत होती है, एक बंदे के लिए। एक बंदा 38 इम्पैक्ट फैक्टर में नहीं डाल सकता। आपके पास 4-5-6 बंदे जेन्युइन किस्म के हो, वो सेल में डाल सकते हैं पेपर, ठीक है। एक एक इसके अलावा केमिकल रिव्यूज होगा इधर, केमिकल रिव्यूज पता नहीं इधर नहीं लिखा हुआ, अगर हो तो यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स एंड बायो फार्मास्यूटिक्स बहुत अच्छा जर्नल है। फिर उसके बाद नैनो मेडिसिन, नैनो टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा जर्नल है। कैंसर लेटर्स एक अच्छा जर्नल है, कैंसर लेटर्स, दैट्स वंडरफुल जर्नल। और ड्रग डिस्कवरी टुडे, जिसका मैंने पेपर आपको भेजा है, जो कि आपको मैंने भेजा है पेपर, वो ड्रग डिस्कवरी टुडे में लिखा हुआ है, ठीक है। सेल के अंदर सेल रिपोर्ट्स भी अच्छा जर्नल है, ठीक हो गया। अब इनसे वाकफियत हासिल करना, इन जर्नल से नाम से वाकफियत हासिल करना, ये भी साइंस का एक आम है, आपको जो जानना है, ठीक है। अब मैंने जब ये सब कुछ किया तो देखो क्या हो गया। पहला नंबर क्या था, 27,000 something. अब कितना हो गया, 8,287. अब मैं इसको ऐसे नीचे जाता हूँ तो मैं इसको अब ऐसे करता हूँ कि मैं
हम आज है 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, अब कितने हो गए? 2797. चलो अब ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मैं जाके लिखता हूँ ब्रेस्ट कैंसर। अब ज्यादा हो गया ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। अब ज्यादा इसलिए हो गए कि अगेन हमें वही कुछ करना पड़ेगा, ये चेंज करने पड़ेंगे। और ये अब ये टक 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 खूब जल्दी जल्दी करनी है, मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ तो ये टक टक करवाने में मुझे आपको थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, मैं टाइम लगा रहा हूँ, राइट। लेकिन आपने ये टक टक फौरन करनी है। सर इससे क्या होगा, हमारी सर्च जो है वो रिफाइन होगी? सर्च रिफाइन होगी, आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना सिखा रहा हूँ कि आपने टॉपिक पे जाना कैसे है, ठीक है, सही। अच्छा जी, मुझे रिव्यू चाहिए नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ रिव्यू जो है वो इसमें 615 है, ठीक है। रिव्यू आर्टिकल्स कितने हैं? 615। और जर्नल्स मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट किए हैं, और नैनो टुडे। अब मजे की बात यह है कि अगर आपने पेपर में, आप जो पेपर लिखने लगे उसमें अगर आप इंडियन जर्नल साइट करोगे या चाइनीज जर्नल साइट करोगे या अफ्रीकन अमेरिकन जर्नल साइट करोगे या ईरानियन जर्नल साइट करोगे या सऊदी जर्नल साइट करोगे, इम्पैक्ट फैक्टर में नहीं जा सकता आपका पेपर। यानी कि जो रेफरेंसेस आप अपने पेपर में साइट करेंगे वो भी क्या होने चाहिए हैं? क्रेडिबल रेफरेंसेस होने चाहिए, ठीक है। वो भी क्या होने चाहिए? क्रेडिबल। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इधर उधर गूगल स्कॉलर पे जो भी आपको जर्नल मिला आपने उसको साइट कर दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि आप खुद अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर छापना चाहते हो तो आपको उन्हीं पेपर्स, उन्हीं जर्नल्स की साइटेशंस लेनी है जिनमें आप टारगेट करना चाहते हो, या उनसे बड़े जर्नल्स की, मतलब नेचर की। आप, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ केमिकल रिव्यूज इम्पैक्ट फैक्टर। कितना है भाई? ठीक है, 54। 54.3। और एक बात आपको पता है कि बताओ, अगर केमिकल रिव्यूज में आपका सिर्फ एक पेपर छपा हुआ है आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। आपको अमेरिका वाला जाने नहीं देगा कहीं, कोई ग्रुप आपको जो ही नहीं, आप जिस जगह जॉब पे अप्लाई करोगे वही कहेगा ठीक है आजा, ठीक है। और यहाँ पर भी फैकल्टी जो होती है, ग्रांट भी उसी को मिलेगी जिसका केमिकल रिव्यू पेपर छपा हुआ है, उसको ग्रांट मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। आपको समझ आ रही, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये समझ नहीं आएंगे अच्छा रिव्यू नहीं लिख सकोगे, ठीक है। तो पहले ये सिलेक्ट करना कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है। मैं जैसे बता रहा था वो मैंने डॉक्टर रिचर्ड का एक छोटा सा क्लिप सुनाया था आपको ऑन कॉर्नर फिशर का, राइट। तो ये इररिलेवेंट चीजें हमने कितनी एक्सक्लूड कर दी हैं अपनी रिसर्च के जरिए से, अपनी सिर्फ इस स्किल के जरिए से कि आप सिर्फ रिफाइनिंग कर रहे हो। अब इसके अंदर आपको कितने आर्टिकल मिल गए बोलो? 771। 771. अब ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक, ब्रेस्ट कैंसर एक छोटी सी चीज नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 6 सेल टाइप्स है, राइट। देयर आर 6 सेल टाइप्स दैट आर देयर ऑन ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, ये मुझे जानना है कि ब्रेस्ट कैंसर की सेल टाइप्स कितनी है। ब्रेस्ट कैंसर सेल टाइप्स, ये सेल लाइन्स। फिर ये आर्टिकल पढ़ लोगे तो वो सारा समझ आ जाएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, ये आप देख रहे हो, ये सारी की सारी क्या है? जो मैंने इस्तेमाल की है वो 6 है, लेकिन मुझे तो अब पता चला काफी ज्यादा है। लेकिन हीला यहाँ पर कैसे आ गई? बात समझ आ गई? अब साइंस क्या करती है, वो साइंस इस तरह से नहीं काम करती कि आपने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रहे हो। अगर कोई कहता है जी मैं ब्रेस्ट कैंसर ठीक कर रहा हूँ आज के दिन में, तो वो बेवकूफ है। वो क्या है? न्यूबी है, नो वाइस है।
ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि जी मुझे सिर्फ MDA MB 231 के अंदर चेक कर, रिजल्ट कितने आ गए बोलो? 22। वी पेपर पढ़ के रिव्यू लिख दो। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब सर क्वेश्चन ये है, अब 2021 में 2 छपे हैं, 2019 में 5 छपे, 2018 में 1 छपे, और जब आप ये लिखने बैठोगे, बहुत कीमती बातें बता रहा हूँ, बहुत कीमती बातें बता रहा हूँ। जब आप इसमें पेपर लिखने बैठोगे ना, राइट, तो आप ये लिखोगे कि दिस इज द फर्स्ट रिव्यू दैट आई एम राइटिंग। इससे पहले किसी ने ये रिव्यू लिखा नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। लेकिन अब आप स्पेशलाइज्ड हो गए। आप क्या हो गए हो? स्पेशलाइज्ड हो गए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं पूरा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर SIRNA डिलीवरी करना चाहता हूँ, आपको 3 साल लग जाएंगे रिव्यू लिखते लिखते। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर। ठीक है। अब एक चीज ये थी, दूसरी चीज मैं आपको दिखाने लगा था, जो मैंने जिसके ऊपर मैं पहले एक आर्टिकल एक दफा पहले भी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, और वो मैं आपको शेयर करूंगा आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। समर SIRNA लिटरेचर रिव्यू और बायोलॉजी एंड सॉरी ओवरी कैंसर में देखना चाहता हूँ। तो ये पहले ये बताओ कि रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल के दरम्यान में समझ आ चुकी है या नहीं आई है? बोलो। सर आ गई है। रिसर्च आर्टिकल में हम मतलब एक पूरा मेथड होता है, उसमें रिव्यू में ही होता है कि जो पहले से काम हुआ है उस पर हम मतलब अपना एनालिसिस देते हैं फिर यस लिखते हैं। यस, आपने वो देखना है कि कौन से गैप्स है, कहां पर काम करने की जरूरत है, कहां पर काम हो चुका हुआ है, कहां पर काम करने की जरूरत नहीं है। हाइपोथेसिस भी ऐसे ही बनता है। मसलन अब MCF MDA MB 231 सेल्स के ऊपर 22 लोगों ने सिर्फ काम किया, ठीक है। आप उन 22 लोगों के नाम याद कर लोगे, आपकी नीश बन गई, आपकी निश बन गई, तो आप उनको जाके बता दोगे कि जी ये काम करने वाला पड़ा है, राइट। पहले ये बताओगे, मैं अब उसकी स्टार्टिंग मैं कहाँ पे करूंगा? पहले तो मुझे ये देखना होगा कि MDA MB 231 सेल्स की ब्रेस्ट कैंसर सेल के अंदर प्रेवलेंस कितनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। पहले देखते हैं गूगल पे पड़ा हुआ ये प्रेवलेंस ऑफ MDA MB 231 इन ब्रेस्ट कैंसर। ये अब triple negative breast cancer cell line one tool, despite the decrease in some mortality breast cancer remains a major, for example this, इसको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको सिर्फ, मैं अभी आज के दिन मैं आपको टॉपिक नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ। टॉपिक मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा, टॉपिक हम नेक्स्ट वीक में सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, और आपने अगला पूरा वीक, यानी कि जो आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे रोजाना की बुनियाद पे 1 घंटा 1.5 घंटा आपने सिर्फ इस साइंस डायरेक्ट के साथ खेलना है, ठीक है। और एनालिसिस करना है, कि ये एनालिसिस करना है ये अच्छा, इसमें इतने रिव्यू आर्टिकल लिखे हुए हैं, रिसर्च आर्टिकल इतने पड़े हुए हैं, एनसाइक्लोपीडिया, केस रिपोर्ट्स कितनी है, एक ही केस रिपोर्ट है। अगर मुझे आज एक पेशेंट मिल जाए ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है, मैं उस पर केस रिपोर्ट लिख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उस पेशेंट को फॉलो करना पड़ेगा 6-7 साल, ठीक है। केस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास सिर्फ एक पेशेंट है और मैं उसको फॉलो करता हूँ शुरू से लेकर आखिर तक, वो केस रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है। तो मिनी रिव्यूज 126 है, 186 है, तो ये चीजें।
समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर था, मैं एक चीज सिखाने लगा था जो कि SIR and delivery in ovarian cancer. ओके जी, SIRNA in ovarian cancer delivery strategies and target for therapy, ये जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज में कब छपा हुआ है बोलो? 2018 2018 जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज का पहले इम्पैक्ट फैक्टर देख लेते हैं। कितना है बोलो? 7.8। 7.8। अब मेरा सवाल ये है, मेरे दिल में सवाल ये आया है कि क्या इसी पे जाता हूँ और सॉरी किधर गया, इसी पे जाता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज के अंदर ही सिर्फ मैं JCR को देखता हूँ। जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज किधर गया? जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज, रिव्यू आर्टिकल, नॉन वायरल नैनो कैरियर्स फॉर SIRNA डिलीवरी इन ब्रेस्ट कैंसर कब छपा है बोलो? 2014। उसके बाद नहीं छपा। कितने साल हो गए इसको छपे हुए बोलो? 6 years। 7 years। तो 7 years में कितना काम हो चुका होगा इसके ऊपर, राइट? आप सिर्फ वही 7 years का काम ढूंढ लो तो आप ये आर्टिकल बना सकते हो। और JCR को आर्टिकल भेजते हुए ये कहोगे कि जी ये आर्टिकल था आपका 2014 में छपा था, उसके बाद नहीं छपा कोई, ठीक है? मैं पहली बंदी हूँ जिसको ये ख्याल आया है, या बंदा हूँ जिसको ये ख्याल आया है कि मैंने ये वाला आर्टिकल छापना है, ठीक है? अब दूसरी चीज यहाँ पर देखो, ये है टॉपिक अब देखो कि टॉपिक कैसे स्टार्ट। साइक्लोडेक्स्ट्रिन बेस्ड नेचुरल नैनो स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स एज इफेक्टिव नॉन वायरल SIRNA डिलीवरी सिस्टम फॉर कैंसर जीन थेरेपी। देखो कितना स्पेसिफिक कर दिया उसने इस टॉपिक को, कितनी चीजें एक्सक्लूड हो गई इस टॉपिक में से। उसका सिर्फ टॉपिक क्या है? साइक्लोडेक्स्ट्रिन बेस्ड। साइक्लोडेक्स्ट्रिन बेस्ड क्या है? मतलब मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि लाइपोसोम्स में क्या काम हो रहा है, इथोसोम्स में क्या काम हो रहा है, कार्बन नैनोट्यूब्स में क्या काम हो रहा है, क्वांटम डॉट्स में क्या काम हो रहा है, या फिर सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स में क्या काम हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज को देख रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ कि कैंसर जीन थेरेपी के अंदर SIRNA डिलीवरी सिस्टम्स जो है उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डेक्स्ट्रिन कब छपे, और ये लेटेस्ट आर्टिकल है, इसीलिए छपा है क्योंकि दिस इज वेरी न्यू आइडिया, राइट? कि इसके ऊपर पहले काम नहीं हुआ। तो यानी कि आपने, जो बंदा व्हील री इन्वेंट करने के पीछे पड़ा होता है वो साइंसदान नहीं होता, ठीक है? अब मैंने ओवरकमिंग बैरियर्स फॉर SIRNA थेरेपी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आर्टिकल लिख दिया है। आप अब दोबारा यही आर्टिकल लिखना शुरू कर दोगे तो आप फिर साइंटिस्ट नहीं, क्योंकि आपको उस आइडिया कोई नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप मेरी बात समझ गए हो? हाँ जी सर। तो अब पहली चीज क्या है, अब मेरे ज़हन में ये कैसे आ रही है चीजें। पहली चीज, बेसिक फंडामेंटल चीज ये है कि आपको, जो मैंने अभी तक आर्टिकल, 2 रिव्यू आर्टिकल कहे हैं पढ़ने, 2 पढ़ने हैं। एक तो ओवरकमिंग बैरियर्स फॉर SIRNA डिलीवरी, और उसको देखना है कि उसका एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा गया है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा गया है, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई हुई है, उसमें क्या ये बताया हुआ है कि इसमें इनोवेशन क्या है, जर्नल को ये बताया हुआ है कि ये आर्टिकल में आप क्यों छापें। मतलब आपने ये बताना है जर्नल को ना, अब JCR को बताएंगे कि भाई आप मेरा आर्टिकल क्यों छापे, उसको कोई ना कोई आपको मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा कि जी देखिए जी, मुख्तलिफ जगहों पर काम मैंने देखा, मैंने लिटरेचर को अच्छी तरह से सर्च किया, सर्च करने के बाद हमें पता चला, और मेरे बेस्ट इल्म के मुताबिक इस एरिया के ऊपर काम नहीं हुआ, राइट? मैं इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और जब आप उस एरिया के अंदर एक्सप्लोर करोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला हाइपोथेसिस तो अभी ट्राई नहीं हुआ, ये वाला हाइपोथेसिस तो अभी ट्राई नहीं हुआ, ये वाला हाइपोथेसिस तो अभी ट्राई नहीं हुआ, तो आप रेकमेंड करोगे
कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है जिस पे साइंसदानों को मजीद काम करने की जरूरत है। गॉट इट? और आप उसकी बुनियाद पर आप खुद अपनी लैब के अंदर 5 या 6 रिसर्च आइडियाज स्टार्ट कर सकते हो अपनी लैब में। जो आपके पास पीएचडी स्टूडेंट आएगा या एमफिल का स्टूडेंट आएगा, मास्टर का स्टूडेंट आएगा, आपको उस आइडिया पे लगा दोगे। आप उसको कहोगे चलो भाई हम ये काम करते हैं, क्योंकि इस पे काम अभी तक नहीं हुआ हुआ। Does this make sense? Yes, sir. Yeah? Yes, sir. Yes, sir. You got my point? So now I will just, अब देखो, micro needles for gene and drug delivery in skin cancer therapy। अब देखो बहुत स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा न्याणा होएगा, मतलब कोई नया आएगा, वो कहेगा जी मैं ब्रेस्ट कैंसर का इलाज ढूंढ रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब साइंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड हो गई और इतनी स्पेसिफिक हो गई है कि आपको बहुत स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम करना होता है। अब देखो, सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड, वर्सेटाइल वेक्टर फॉर कोड डिलीवरी ऑफ ड्रग एंड जीन्स इन कैंसर, जर्नल ऑफ कंट्रोल डिजीज में छपा है 2020 के अंदर। अब दैट इज माय टॉपिक, और ये हमें आपको बड़ा अच्छा पता चल समझ आ जाएगा कि देखो पता चला कि ये बहुत काम का टॉपिक है। अब ये ही मैं खोलता हूँ इसको, ये देखता हूँ, सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड वर्सेटाइल कैरियर फॉर कोड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एंड जीन कैंसर। दिस इज टू मच स्पेसिफिक, और ये बहुत ज्यादा काम किया हुआ है इन्होंने। और अगर मैं इसके रेफरेंसेस जाके देखूंगा तो इसके रेफरेंसेस कम से कम भी 250-300 रेफरेंसेस होंगे जो इसने डाले होंगे। और ये काम है जो उसने किया, जिसकी वजह से उसको पेपर बना है, उसको पेपर छपा है। ये वाला ये डायग्राम उसने खुद से कंसीव करके बनाई है। ये उसने सीक्वेंसेस बताए हैं जो कि सेल पेनिट्रेटिंग यूज हुए हैं, उसकी एप्लीकेशन बताई है। और ये टेबल बनाना, ये असल काम है रिव्यू लिखने का। ये वाली डायग्राम उसने खुद कंसीव करके डिजाइन करके बनाई है। ये वाली डायग्राम खुद से बनाई है, माइसल्स वाली। लेकिन ये आर्टिकल अगर आप पढ़ लो तो आपको वाकई लगेगा कि मुझे कुछ समझ में आया है, मुझे कुछ फील्ड की बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको इसके रेफरेंसेस बता रहा हूँ, इसको 113 रेफरेंसेस, ठीक है। अब आप देखोगे आर्टिकल के रेफरेंसेस में न्यूक्लिक एसिड रिसर्च है, बहुत क्रेडिबल जर्नल है। थेराप्यूटिक डिलीवरी है, बहुत क्रेडिबल जर्नल है। बायोमटेरियल है, बहुत क्रेडिबल जर्नल है। ड्रग डिलीवरी रिव्यूज है, बहुत क्रेडिबल जर्नल है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, क्रेडिबल जर्नल है। कहीं कोई इंडियन जर्नल आपको नजर नहीं आएगा रेफरेंसेस के अंदर। जीन, वाओ, जीन ये दो में ये छोटा है, आप इसमें भी छाप सकते हो। मैं आई वाज थिंकिंग कि ये वो मेरा ख्याल में सेल से कंफ्यूज कर रहा था। एनीवेज, बट वेयर आई एम, तो क्या जीन, अच्छा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। और ये आपको ज्यादातर क्या नजर आएगी? रिसर्चेस। क्या नजर आएगी? रिसर्चेस। कि उसने सारी रिसर्चेस पढ़ डाली है इस चीज के अंदर और ये काम किया है। ये सीजी के आर के मेरा फेवरेट पेप्टाइड। सर जब हम अपना टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए सर्च करेंगे तो हम रिव्यू आर्टिकल के साथ साथ रिसर्च आर्टिकल भी पढ़ेंगे। ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रिसर्च आर्टिकल के अंदर अब क्या पढ़ना है। इतना टाइम तो है नहीं कि आप सब कुछ पढ़ सकोगे। मॉलिक्यूलर थेरेपी 3, तो मेरा सिर्फ जो भी फंडामेंटल चीज क्वेश्चन क्या है, क्योंकि फंडामेंटली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अच्छा माल उठाओगे तो अच्छा माल बिकेगा। मतलब अगर आप कचरा उठाओगे और कचरे में मेहनत करते जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर फर्क पड़ जाता है, बस फर्क सिर्फ यहीं पर पड़ जाता है। मेहनत वो बंदा भी कर रहा है जो कि जिसको इल्म नहीं, जो कि अभी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर बैठा नहीं, क्योंकि यहाँ की बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी, उसने मीटिंग्स अटेंड नहीं की हैं, उसने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं की हैं, साइंटिस्ट से इंटरेक्शन नहीं किया उसने, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए, ठीक है। अमेरिका के अंदर ईंट उठाओगे बड़ा साइंसदान मिल जाएगा, ठीक है। और मजे की बात यह है कि आप अगर देखोगे, और मजे की बात यह है कि आपने जब ये पेपर उठाने हैं ना, तो इनके साथ में ये भी देखना है कि ये बंदे कहाँ के हैं। नीदरलैंड का है, ये नीदरलैंड का है। ये दोनों, ये यानी कि ये पेपर जो छपा हुआ है SIRN ओरियन कैंसर, ये नीदरलैंड में छपा हुआ, ठीक है। पाकिस्तान में क्यों नहीं छप सकता? गॉट इट?
अभी फिर मैं दिखाता जाता हूँ। अच्छा जी, ये वाला पेपर देखते हैं कहाँ छपा हुआ है। बताओ कहाँ पर छपा हुआ है। USA. Post on USA. मजे की बात यह है कि इसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का भी कोई बंदा है, मुजम्मिल खान। वाह, तो अब मैं क्या करूंगा, उस्ताद को जाके यहाँ पर मुजम्मिल खान साहब को देखूंगा यहाँ पर जाके। तो अब देखो मतलब ये देखो डिस्कवरियां हो रही हैं, ये मेरे लिए अब क्या है, बोलो क्या है मेरे लिए, डिस्कवरी। Discovery. डिस्कवरी। कि यार ये मुजम्मिल खान का बंदा, आपको भी कोई इस तरह से डिस्कवर करेगा ना तो फिर आपको फोन आएंगे, सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ आर्टिकल पढ़िया है। ते मैं आप सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, बोलो। LinkedIn. Connection. उसको कनेक्शन देखना चाहता हूँ। अच्छा कनेक्शन अभी पता, अभी ढूंढ लेते हैं इसको, मुजम्मिल खान को ढूंढना अभी तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। लो जी, होने लब लेने, कितने गया मुजम्मिल खान। इसका ईमेल एड्रेस दिया होगा कहीं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्थ नैनो मेडिसिन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स, ये है ये। लेकिन ये मेरे ख्याल में या तो पीएचडी करने के लिए आया है या ये, ठीक है, ये उसके मजीद टॉप डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं। ये पीएचडी करने के लिए आया है। व्यू इन स्कोपस, स्कोपस में जाके देखिए। चले, कनेक्ट एंड एडिट, ये आ गया इसका। इज दिस यू कनेक्ट ऑन टू मेंडले अकाउंट अबाउट इस्लामिक यूनिवर्सिटी पावरफुल, ओके एडिट। अब अभी एक चीज और देखने की, सॉरी अब ये एक और चीज भी देखने की जरूरत है, सॉरी। या मैं आपको ये टेक्निक्स बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स बाय ऑथर 74 है, साइटेशन इनकी 68 है, ठीक है। मैं अभी अगर इसके ऊपर 15 मिनट लगाऊंगा ना तो मैं मुजम्मिल खान को ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा उसको, ढूंढ के कनेक्ट भी कर लूंगा। लोग तजर्बा कर लेते हैं। अगले हफ्ते मुजम्मिल खान का के साथ मैं कनेक्टेड होऊंगा लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यार ये पाकिस्तान का बंदा है, आईयूबी से पढ़ा हुआ है, ये किस तरह अमेरिका बोस्टन पहुंच गया, चेक तो करिए। और तो ये डिस्कवरियां भी आपको होंगी जब आप इस काम के अंदर घुसोगे, तो आपको बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज मिलेंगी। अभी आपको पता नहीं क्या समझ में आई है मेरी गुफ्तगू से, आज के लिए इतना ही काफी है। आपको मैं फूड फॉर थॉट देके जा रहा हूँ। आपने, और ये पूरा हफ्ता आपने क्या करना है, तजर्बे कर रहे हैं और कोशिश करनी है अपने तौर पर। बाद में करूंगा तो मैं ही, मतलब मैं टॉपिक तो खुद ही मैं सिलेक्ट करूंगा, लेकिन आपने अपने तौर पर क्या करना है, अपनी तरफ से जितना मटेरियल पढ़ लिया वो पढ़ने के बाद, मतलब मैंने आपको बहुत मटेरियल दे दिया है पढ़ने के लिए ऑलरेडी, 2 रिव्यूज दे दिए पढ़ने के लिए, एक और 6-7 रिसर्च आर्टिकल्स दे दिए पढ़ने के लिए, और ये तरीका सिखा दिया है आपको। आपने उसमें से अब मुझे सिर्फ टॉपिक्स सिलेक्ट करने हैं आपने अपने, ठीक है। तो आपने मुझे सिर्फ वो बताना है। टॉपिक हमारा यही रहेगा, SIRN, ठीक है। क्या रहेगा, SIRN डिलीवरी। टॉपिक हमारा SIRN डिलीवरी ही है। लेकिन इसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है क्रिस्पर कैस9, जो कि जिसमें तो चांस बहुत ज्यादा लिखने का, क्रिस्पर कैस9 में लिखने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्रिस्पर कैस9 बहुत नई फील्ड है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इस SIRN को खत्म करके क्रिस्पर क्रिस्पर स्लैश कैस9 कर देता हूँ। बताओ, कम हो गया ना, हो गया ना कम। अब ये तो 2022 के अंदर भी आ रहा है। अभी रिव्यू आर्टिकल देखो तो ये लो, और कम हो गए। और फिर उसके बाद ये वाले जर्नल्स देखना शुरू कर दो, तो आप ये लो 46, ये लो ड्रग डिस्कवरी टुडे के अंदर, जो कि अच्छा जर्नल है, बहुत अच्छे आर्टिकल लिखता है। अब यहाँ पर लेकिन आप इसको देखोगे, पावरफुल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू टारगेट्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, मेरे से रिलेटेड ही नहीं है, आई डोंट वांट टू डू इट। डिलीवरी ऑफ कैफ फॉर कैंसर थेरेपी, ये है
अभी रिसेंटली छपा है, डिलीवरी ऑफ क्रिस्पर फॉर कैंसर जीन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा तो मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, क्या इसमें सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड के ऊपर काम किया हुआ किसी ने? सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स को यूज करके क्रिस्पर कैस सिस्टम को डिलीवर किया हुआ? अगर किया हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचंभे की बात होगी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने किया हुआ। ठीक है, अगर किया हुआ है तो मैं देखूंगा उसने कैसे किया। तो ये अभी एक ब्रॉडर टर्म में उसने काम किया है। ये अगेन कैंसर जीन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये ब्रॉडर टर्म में काम किया हुआ है। और सिर्फ ये चेक करना है, अच्छा एक चीज सिर्फ ये देखनी है, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? Yeah, a large body of works have been done in CRISPR-Cas9 system for genetic and modification, and 16 clinical trials were conducted to treat cancer by ex vivo or in vivo gene editing approach. Now, promising preclinical work have begun using this in vivo. However, efficient and safe delivery of CRISPR-Cas9 is still a critical challenge for their clinical application. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी ना उसने कि मैं आर्टिकल क्यों लिख रहा हूं। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी भी डिलीवरी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैंने कोशिश क्या किया है, इसमें हम डिलीवरी ऑफ बाय फिजिकल मेथड्स, वायरल वेक्टर्स, नॉन वायरल वेक्टर्स फॉर कैंसर जीन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, राइट। मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिस्पर कैस 9 को सिर्फ और सिर्फ नॉन वायरल वेक्टर्स के जरिए से ट्राई करूं। मेरा आर्टिकल बहुत छोटा हो जाता है, क्रिस्पर कैस सिस्टम डिलीवरी बाय यूजिंग नॉन वायरल वेक्टर्स फॉर कैंसर जीन थेरेपी, दिस इज एन आर्टिकल। ठीक है, मैं सिर्फ ये लिख दूं, मतलब मैं ये और अगर और मैंने सिर्फ चेक करना है कि क्या इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, तो मैं सिर्फ अपना आर्टिकल का टाइटल लिखूंगा, हर जगह पर लिखूंगा। मैं सिर्फ ये लिखने लगा हूं, क्रिस्पर कैस 9 डिलीवरी यूजिंग नॉन वायरल वेक्टर्स। I just want to see a review. That's it. ये अब इन विवो डिलीवरी ऑफ ये प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस आ रहा है, ये अभी तो रिसेंटली छपा है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये देखना है क्रिस्पर कैस 9 डिलीवरी यूजिंग नॉन वायरल वेक्टर्स के ऊपर काम हुआ है, या यूजिंग नॉन वायरल वेक्टर्स को भी स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड लिख देते हैं। अब ये सारी चीजें कहां से आ रही है बोलो? ये नैनो पार्टिकल डिलीवरी पे किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड के ऊपर किसी ने काम किया हुआ। अब जब किसी ने काम ही नहीं किया हुआ तो फिर रिव्यू कैसे लिखेंगे, ये एक अलग सवाल है, राइट। रिसर्च लाजमी की होगी किसी, रिव्यू नहीं लिखा होगा किसी। ठीक है, तो हमें उन रिसर्चेस को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के बाद उसका रिव्यू लिखना है। ठीक है, क्रिस्पर कैस 9 डिलीवरी यूजिंग सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड, इधर से जाके उठाओ, क्योंकि सिर्फ क्रिस्पर कैस 9 को उठा रहा है रिसर्च करने के लिए। इन विवो डिलीवरी, ये इन विवो डिलीवरी को उठा रहा है सिर्फ चेक करने के लिए। ये तो नैनो पार्टिकल मेडिएटेड क्रिस्पर कैस 9 डिलीवरी रिसेंट एडवांसेस इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो आप ये सिर्फ एनालिसिस करो, खुद से एनालिसिस करो कि जो आर्टिकल छपे हैं उनके टाइटल्स क्या थे, जो आर्टिकल्स छप चुके हैं उनके टाइटल्स क्या थे और आपके टाइटल्स क्या होंगे। और ये बहुत ज्यादा वो क्या है, ब्रेनी काम, आइडिया वाला काम। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं। गॉट इट? बात समझ आ गई? हाँ, लेकिन ये मैं आपको सिखाऊंगा नेचुरली, यही तो मेरा काम है इस कोर्स के अंदर, और मैंने काम करना क्या है। ठीक है, क्योंकि तजर्बे कर चुका हूँ मैं काफी रिव्यू शिव्यू लिखने के ऊपर, तो मुझे अब आइडिया है कि रिव्यू कैसे लिखते हैं। आप लोगों के साथ ये कराऊंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, मेरा ख्याल में काफी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सुबह जाना है, क्या कहते हैं। मेरे कुछ सर, आप एक दो वो सवाल हैं। जी जरूर पूछिए। पहले किसी और ने अगर पूछने हैं तो वो पूछ लें, ताकि फिर बाद में एक एक दो में अपने क्वेश्चन पूछ लूं। Anyone else wants to ask question? मैं पूछना चाह रही थी, जी। आपने दो रिव्यूज आर्टिकल बताए हैं ना। एक तो था ओवरकमिंग बैरियर फॉर एसआईआरएनए डिलीवरी, हाँ। और दूसरा कौन सा था?
करंट उस स्टेट शायद में एंड फ्यूचर डायरेक्शंस इन SIR एंड FR दोबारा बता दें। दोनों ही ईमेल के अंदर मैंने आपको दिए हुए। थैंक यू। Sir, I also wanted to ask, Mhm. like, abhi you want us to like narrow down the topic, is it? Yeah, I just want to do the hit and trial yourself. Spend I kind of 1 hour daily, half an hour daily, maybe 2 hours after 2 days. Total मैं ये चाहता हूँ कि आप 3 से 4 घंटे सिर्फ साइंस डायरेक्ट के ऊपर आर्ट Okay, टर्म्स के साथ प्ले करना शुरू करें। right. And CRISPR-Cas9 ये आप कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, हाँ, या कोई और भी डिजीजेस भी हो कर सकते सकती हो भाई, हैं? कुछ भी कर सकते हो। हम्म, हमारा काम है CRISPR Cas9 देखना है हमने। हमारे 2 टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स क्या है, एक siRNA और एक CRISPR Cas9। ठीक है, alright, क्योंकि दोनों के बारे में मुझे इल्म है, मैंने उसके ऊपर खपखपैया किया हुआ है। ठीक है, मैं और right, चीज पे नहीं लिख सकता, मैं इन्हीं दोनों पे लिख सकता हूँ। राइट, हाँ, right, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा खपखपैया कर लिया। मैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुका और लिटरेचर भी पढ़ चुका, और अगर कोई नई चीज आएगी मेरे सामने तो मैं उसको समझ सकूंगा, और आप भी समझ सकोगे। okay, आप भी समझ जाओगे अगर आपने अभी तक के 7 लेक्चर जो मेरे साथ लिए हैं उनका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है तो आप भी समझ जाओ। ठीक है, right. दैट इज व्हाट Thank माय आइडिया इज। सो माय जस्ट आइडिया इज यू हैव टू इंडिविजुअली कम अप, नॉट ग्रुप। ग्रुप के अंदर नहीं मैं कह रहा, ये दिस इज नॉट अ ग्रुप असाइनमेंट, दिस इज इंडिविजुअल you. Alright. असाइनमेंट। एवरीवन हैज टू सर्च द साइंस डायरेक्ट। जो जो चीजें देखनी है मैं फिर बता रहा हूँ, ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क को नाम देखने हैं, देखना ये सोचना है कि इस बंदे ने ये नाम कैसे तजवीज किया, उसके जाके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने की कोशिश करें तो जरूर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आएगी। वहां पर आपको ये भी नजर आएगा कि किसी बहुत नले नले लोगों के भी पेपर छपे। Right. ठीक है, और उस वो क्यों छपे हुए हैं उसके पीछे भी बड़ी साइंस है, क्योंकि वो बंदा जो है वो बॉस्टन में बैठा हुआ है, वो बंदा हार्वर्ड में बैठा हुआ है, वो बंदा किसी बड़े इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ है। पाकिस्तान में बहुत काबिल बंदा बैठा होगा लेकिन उसकी एफिलिएशन नहीं है जिसकी वजह से पेपर नहीं छपेगा। पाकिस्तान से ही मैं ये पेपर छपवाने की कोशिश करता। मजे की बात बता रहा हूँ, जो मेरा पहला पेपर छपा था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में, मेरे साथ एक साइंसदान जुड़ गया फ्रांस। ठीक, फ्रांस से पेपर गया, छप गया। यूएसए से पेपर जाएगा, छप जाएगा। क्यों? इसलिए कि उनको पता है कि यहाँ पर लैब है। अब मैं पाकिस्तान से भेजूंगा, मैं यूसीपी से भेज रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो वो नेचुरली इतने बेवकूफ है, उनको नहीं पता कि यूसीपी के अंदर लैब है कि नहीं। लम्स से जाएगा, छप जाएगा। क्यों? पता है उनके पास लैब है, दे नो साइंस। Right. गॉट इट? Right. तो निबजी से जाएगा तो छप जाएगा, एचईजे से जाएगा तो छप जाएगा। लेकिन अगर Right. मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी से बैठ के छापने की कोशिश करूंगा, नहीं छपेगा। Right. मेरी बात समझ रहे हो? सो दिस इज अ साइंस, अगेन दिस इज साइंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, Right. और जब आप Thank अमेरिका आ you. जाओगे तो फिर छपना शुरू हो जाएंगे, फौरन ही छपना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से Thank you. पेपर छापना मुश्किल नहीं है क्योंकि पीपल नो, राइट। लेकिन पाकिस्तान में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से पेपर छापना, उनके पास लैब ही नहीं है, वो कैसे SIR पे काम करते होंगे? क्वेश्चन ये। True. ठीक है, तो Right. Thank जो रिव्यूअर होता है ना, जो रिव्यूअर जिसके पास आप जर्नल एडिटर होता है, एडिटर ये सारी चीजें देख रहा होता है, तो आपने एडिटर की नजर से देखना होता है कि पेपर मेरा, मैं इसका क्यों पेपर छापूं। Right. ठीक है, वो क्वेश्चन करेगा कि ये मैं इसका ये पेपर आ गया है। वो कई दफा मतलब उनके पास, आपको मैं बता दूं, और ये जो चीज है, मजा आ जाता है जब रिजेक्शन आती है ना। रिजेक्शन आर्टिकल भेजा आपने तो रिजेक्शन आती है, तो इतने पोले से मुंह से रिजेक्ट करते हैं ना। हाँ, कभी भी इंसल्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंसल्ट नहीं करेंगे। ये कह देंगे we receive lot of papers, your paper is very good, your paper is ऐसे excellent। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग अस एज अ जर्नल फॉर पब्लिकेशन, हाँ हाँ, अनफॉर्चुनेटली वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर जर्नल कुड नॉट बी पब्लिश्ड। ये सारी कहानियां पता है, आई अप्लाइड फॉर यूएस इन द अंडरग्रेड, मुझे सारी कहानियां पता है। मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि सारे निकम्मे अफोर्ड कर सकते थे उनको रख लिया था, जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनको ऐसे प्यारे अल्फाज में कह देते हैं कि नहीं जी हम नहीं रख सकते। ये सारी कहानी हम जानते हैं। सर लेकिन फहद, ये कहानियां हमारे पाकिस्तानी
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नहीं पता है आपका ओ लेवल्स ए लेवल्स का बैकग्राउंड है, आपका अमेरिका का एक्सपोजर है, इस वजह से आपको पता है, राइट, यू ग्रेड के जरिए से। ये लोग भी अमेरिका आ जाएंगे ना तो इनका भी एक्सपोजर हो जाएगा, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना ये कहेंगे ये मजाक कर रहा है इनके लिए नहीं है। क्योंकि एक्चुअली हमारा जो सिस्टम ऑफ एडमिशन है वो एक्चुअली स्कोर बेस्ड है ना, एंट्री टेस्ट वगैरह पे, होलिस्टिक नहीं है, तो फिर इसलिए हम सिर्फ एक ही चीज पे घुसे रहते हैं। अगर होलिस्टिक हो जाएगा तो फिर पीपल वुड स्टार्ट गेनिंग मोर एक्सपीरियंस। ऑब्वियस तो इसलिए आई हैव ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग कि हमें इस तरह इसका सिस्टम चेंज करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी I am, but maybe again that here actually is technical problem. This is not my job. This is not my task. I am not in a position on the authority. ना मैं हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन हूँ, ना मैं क्या कहते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पीएचडी का स्टूडेंट ही रहने दो, ठीक है। नहीं, मतलब कि एटलीस्ट एक बंदे को इदराक तो होता है ना इस बात का कि दिस इज एक्चुअली अ फ्लॉ इन दैट। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि वी आर एक्सपर्ट इन दैट, लेकिन मेरा एनालिसिस है और वो मैं एनालिसिस पेश कर चुका हूँ। मेरा इंटरव्यू लिया सिद्रा नईम मुगल ने, तो उसमें बहुत क्लियरली बता चुका हूँ कि हम नंबर बेचते हैं और एक ही क्राइटेरिया एडमिशन का। आप अगर एक ही क्राइटेरिया एडमिशन का रखोगे, नंबर, सिर्फ नंबर, तो वो बच्चे ने तो हिप्पोकैम्पस स्वालन करके तो नंबर ले लिए, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बेसिक चीजों का भी नहीं पता कि भाई अमीनो एसिड क्या होता है, फलाना क्या होता है, उसको एनालिसिस ही नहीं करना आता। तो वो हम यूनिवर्सिटी में क्यों ऐसे बंदे को दाखिला दे रहे हैं? मैं अपने कोर्स में दाखिला क्यों नहीं दिया हर बंदे को? इसलिए नहीं दिया कि पहले मैं देख तो लूं कि ये 4 लेक्चर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, आ जाओ। ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, ना लिखें भाई, मुझे क्या तकलीफ है। लिखना ही नहीं चाहते तो मैं नहीं रखूंगा उनको, राइट। तो सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किस तरह से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, और अमेरिका में भी ऐसे ही सिलेक्शन होती है। और फिर आगे की बात मैं बताऊं, ये जो काबिल बंदा होता है ना, इसको ढूंढने का तरीका इनके पास आता है, तो एक तरीके से नहीं देख रहे होते। मसला सिर्फ ये है, छोटी सोच नहीं है इनकी, ये बड़े तरीके के साथ देख रहे होते हैं, बड़े एक होलिस्टिकली देख रहे होते हैं, जैसे आपने बताया, राइट। एनीवेज, दिस इज नॉट आवर टॉपिक, वी कम बैक टू द टॉपिक। अब फहद क्वेश्चन करें, किसी और के पास कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो बाद में फहद के साथ क्वेश्चन करेंगे। मुझे मजा आता है फहद के साथ क्वेश्चन करने का, इसलिए कि जरा लेवल रहता है, क्योंकि मुझे आई रियली बिकॉज ग्रोथ तब होती है जब आपको आप आर्ग्यू इसलिए नहीं कर रहे होते हो कि आपने सिर्फ एक दूसरे को हराना होता है, आर्ग्यू इसलिए कर रहे होते हो कि आपने नई चीज सीखनी होती है। जी फायदा, कोई और सवाल पूछना चाहता है? Thank you, sir. I'll ask you later if I'll come up with any other question. Thank you. श्योर। हाँ जी, जी बताइए फहद। अच्छा, देखें आपने जिस तरह बात की थी कि रिव्यूज में द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर, एक तो डायग्राम्स एंड द सेकंड इज टेबल्स, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन है कि we'll be making the diagrams and tables ourselves, या फिर we'll be giving you an idea about it and you will be making them। इसका एक बार क्लियर कर। तो now that's wonderful question। ठीक है, आप मुझे आइडिया देंगे, मैं उस आइडिया को रिफाइन करवा के दूंगा, ठीक है। सेकेंडली, डायग्राम कंसीव करना ये काम आपका है, मेरा है, क्योंकि जब मैं वो चीज को पढ़ रहा हूँ, जब आप मुझे मटेरियल भेजोगे, मैं खुद से मतलब आई एम गुड एट इट, okay, I am good at it. I am good at conceiving a concept and giving it a pictorial representation, and then we have background support जो कि हम सिर्फ उसको कॉपी पेंसिल पे, if I could make a diagram of that, मैंने कॉपी पेंसिल मतलब व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बनाकर अपने स्टूडेंट को दी, केली को, और उसको कहा कि ये तुमने इलस्ट्रेटर के ऊपर डिजाइन करके मुझे देनी है। उसने मुझे यू डिजाइन करके दी, राइट। सो आइडिया शुड कम, क्वेश्चन इज आइडिया, हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट द आइडिया। वो आप कॉपी पेंसिल पे भी बना सकते हो, पेपर पे भी बना सकते हो। बाद में हम उसको काम करेंगे, उसके ऊपर उसको पॉलिश करेंगे, और उसको और उसमें भी बहुत सारी मेखे निकालनी होती है कि ये चीज को अगर हम ऐसे करके देखें तो कैसा नजर आएगा, अगर ऐसे करके देखें तो कैसा नजर आएगा, हाउ वी कैन मेक इट लुक मोर अपीलिंग टू द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो दैट इज। और टेबल के अंदर भी इसी तरह से होता है कि मुझे कौन सा कॉलम डालना है, कौन सा कॉलम नहीं डालना, कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी है। तो ये बहुत बड़ा चीज आ जाती है लिखने में। और इसका बेस्ट चीज क्या होती है कि जो पहले से पेपर छपा हुआ है, मैं फिर वही कहता हूँ, जो पहले से पेपर छपा हुआ है उसको पहले इमिटेट करो, उसको सिर्फ समझने की कोशिश करो। जब आपको वो समझ आ गया तो ये खुद कर लोगे। दैट इज नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट। ठीक है, दैट्स ऑल। और कोई तरफ और क्वेश्चन नहीं है मेरी तरफ से। चलो ठीक है, थैंक यू।
Mohammad Ali, I am waiting for your question. सर क्वेश्चन जो है वो क्या नाम होता है उसका, मेरे माइंड में थोड़े बहुत हैं, लेकिन सर मैं ज़्यादा बेटर सर ईमेल पे वो कर दूंगा आपको। सर मैं ईमेल पे लिख के, मेरे पे 2-3 क्वेश्चन हैं। तो अभी सर कर मैं दो। आपको शर्मा रहे हो या क्या, मतलब कोई प्राइवेट क्वेश्चन है? नहीं सर, वो मैं उस सेंस में कह रहा था कि सर मतलब टाइम नहीं है, तो और अगर टाइम है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ श्योर, बताओ। सर एक तो ये था क्वेश्चन के जैसे कि हमने जो एक पेपर था मीनाक्षी शर्मा का, उसमें हमने पढ़ा था कि जो कुछ पेप्टाइड्स होते हैं हाँ वो बड़ी अच्छी जो है वो क्या नाम होता है पेनिट्रेशन शो करते हैं इन द एंजियोजेनिक ट्यूमर सेल्स। जी। तो सर उसमें जो है ना क्या नाम होता है उसका, मैं ये मतलब पूछना चाह रहा था कि मतलब व्हाट इज द बेसिकली रीजन, और इस पे हम रिव्यू कर सकते हैं इस मतलब लूप हॉल पे। किस लूप हॉल? सर मतलब ये नहीं एलेबोरेट वहाँ पे किया कि मतलब पेनिट्रेशन कैसे होती है और क्यों होती है वहाँ पे ज्यादा। कर सकते हैं, लेकिन फिर हम डिलीवरी से हट जाएंगे, फिर हम बेसिक साइंस में चले जाएंगे। ठीक है, हम अभी अप्लाइड साइंस पे बैठे हुए हैं, हम एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। वो जो है वो बेसिक साइंस के अंदर चले जाएंगे हम, और नेचुरली बिल्कुल समझ सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत काम ऑलरेडी हुआ है एंजियोजेनेसिस के ऊपर। तो हमें एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स को पहले दो सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल ये है कि एंजियो, ये समझना जरूरी है कि ट्यूमर के अंदर एंजियोजेनेसिस होती कैसे है। ठीक है, ये पैथोलॉजी का टॉपिक है, पैथोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो कैंसर नेचुरली बायोलॉजी, सर कैंसर बायोलॉजी में सर ये आ जाता है मतलब सर इसमें कैंसर बायोलॉजी कर सकते हैं। एंजियोपोइट हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपको उस एंजियोपोइटन हवाले से 1। देखने पड़ेंगे, उस हवाले से जर्नल्स देखने पड़ेंगे आपको। जी सर, मतलब ये हम हम डेविएट कर देंगे। डेविएट तो नहीं करेंगे, आइडिया बहुत अच्छा है हम, लेकिन इस आइडिया को रिफाइन करके छापा भी जा सकता है। तुम जब टीम बनाओगे अपनी, तुम इस टीम को दे देना, लेकिन पहले थोड़ा सा खुद काम करना पड़ेगा। पहले ये समझना पड़ेगा कि एंजियोजेनेसिस होती क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेंगे। अगर, और मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में काम फुल कर रहे हो, जी तो सर। आपको क्लियर होंगे। तो उसके सर ऊपर काम उसी वाले से सर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब हमारे सर एक सर थे, वो वेज पे जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है और जी जी एंजियोपोइटन 1, ये जी, दोनों जो है ना मतलब एंजियोजेनेसिस प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे, हाँ हाँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट कर रहा हूँ। जरूर। इसको मेरे उसी पैटर्न के ऊपर, जिस पैटर्न पे अभी मैंने आपको रिसर्च करवाना, मतलब मैंने सर्च टर्म्स सिखाई हैं, आप उस पैटर्न पे आप अपना आर्टिकल, ये जो आपका आइडिया है, उसको सर्च करना शुरू करें। ठीक है, तो देन वी कैन कम अप विद समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, I wanted to ask a question. श्योर। सर अगर कोई नया टॉपिक होता है, लाइक यू सेड, हमें वो फिल्टर करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे बहुत कम काम हुआ हुआ है। तो लेट्स से हम ढूंढ लेते हैं कोई इस तरह का टॉपिक, लेकिन जैसे मैं हूँ और मेरी तरह और बच्चे हैं, हम लोगों ने तो अभी रिव्यू भी नहीं किया, और लेकिन हम इस तरह के कोई आइडियाज जनरेट कर पाते हैं। तो सर हम कैसे करेंगे? हमें तो उसकी डिस्कवरीज भी नहीं पता, रिसर्च ही आ जाएगी एक तरह की। तो हम उसका कैसे रिव्यू लिख सकते हैं या उस बारे में कैसे कर सकते हैं? मैं किस चीज की दवा हूँ? ओके, आप रिसर्च करेंगे और फिर हम उसको मतलब नहीं नहीं, इंटरप्रेट मैं करेंगे। रिसर्च नहीं करूंगा। मैं देखो, मेरी गाल सुन लो ना, ना ना, गलत ना गल करो भाई। अभी यू आर वाइल्ड एनिमल, गो एंड spend time and see the titles of the researches that have been published, the titles of the reviews that have been published. That will train you how to tailor your own research. Got it? यस सर। And then we have to come up with idea. और जब एक दफा टॉपिक सेलेक्ट हो गया, अच्छा ये वही चीज है, असल में मैं बताऊं, है ये शादी वाला ही सिस्टम। ठीक है, ultimately you start loving your topic. Got my point? Yes sir, we will get used to it even if we don't know at the first place. हाँ मतलब ठीक है भाई, होगी शादी होने। मैनू कुछ लगता, मैनू नहीं समझ आती।
6 महीने लगते नहीं यार, यही सारा चंगा, ठीक है बस, अल्लाह दा शुक्र है। anyways anyways so we actually tend to start loving our topic, our house, our university, our parents, our siblings, so we start loving it, so it's human nature, right? But जो रियल बंदा होता है वो ये कोशिश करता है कि वो किसी सियाने से मशवरा कर ले, ठीक है? वो उसको सियाना सिर्फ ये करता है, उसने सियाने ने गलतियां बहुत की हुई होती हैं, तो सियाना सिर्फ उसको ये करता है कि यार इस तरह सोचने की बजाय जरा इस तरह सोच के देख लिए थे कि पता गल चंगी हो जाए, ठीक है? ठीक है जी जी जरूर फायदा। अच्छा शायद ना क्या करो, ज़हन में जो भी सवाल आया करे पूछ लिया करो, नहीं मुझे आता होगा जवाब तो मैं कह दूंगा मैंने नहीं आता। Right. So I wanted to ask this, that let's say I search on a topic, okay, and the group decides not to go with it, and you give us some other topic, okay? So is it possible that I keep on working individually, and once the research paper is published, then I Then you submit my work no, to you? then you are the first author, Oh, right? I can become your co-author or your group members can become co-author, फिर तुम लीडर बन जाओगे, तुम कहोगे कि भाई आइडिया मेरा है, काम मैं शुरू किया है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। all right. Thank you, sir. Got it? Like that is what how that is this is what I am training. This is यही चीज तो हमने 10,000 बंदों से करवानी है, राइट? कीमत आइडिया की है, मैं फिर बता रहा हूँ, साइंस के अंदर कीमत किसकी है? Idea. आइडिया की। That's very kind of you, by the way. There is no kind of view. This is normal. Like this is normal thing here in United States, right? Oh, wow. If someone is the जिसका आइडिया है उसी की गेम है, Right. राइट? और ये मैंने जिसका आइडिया नहीं है, उसके पास नहीं है बेचारा, तो कोई बात नहीं, पहला आर्टिकल किसी के साथ छोटा बन के सीख ले। मतलब देखो दो चीजें हैं, या शुरू में ही बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो फिर कभी भी बड़े नहीं बन सकोगे, Exactly. ठीक है? पहले छोटा बनना पड़ता है, Exactly. Right. बड़ा बंदा खुद ही हो जाता है, Right. ठीक है? Thank you so much, sir. स्पीड अपनी अपनी होती है। Right. कुछ लोग वर्कशॉप के ऊपर छोटे काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई वर्कशॉप पे 6 महीने काम करने के बाद अपनी वर्कशॉप बना लेता है, और कोई वर्कशॉप के ऊपर 10 साल काम करने के बाद भी अपनी दुकान नहीं बना पाता, Right. राइट? Thank you. लेकिन छोटा तो उसको बनना पड़ता है। अब ये देखना है Obviously. कि कितनी देर के लिए छोटा बनना है, Exactly. ये आपका ऊपर डिपेंड है, Right, sir. Thank you. ठीक है? और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर एथिक्स का पूरा एक कोर्स पढ़ाया जाता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, और आइडिया को हमेशा क्रेडिट दिया जाता है। मैं अगर आइडिया देता हूँ, लाइक से दिस आइडिया इज माय आइडिया, लाइक ये जो कोर्स का डिजाइन करना है, दिस इज हुज आइडिया? Yours. My idea, my supervisor's idea. This is not my supervisor's idea, this is my idea. I am the leader in that Right. case, so I showed my leadership, right? How did I show my leadership? There is a decade of history behind it, right? So I understand. so you have to come, and in America you will be actually appreciated if you come up with innovative ideas. Oh, wow. Thanks. Yeah, they will not discourage Thank you, they will say okay go ahead, we see what will you get. अब मैंने कह दिया मैं 6 पेपर छापूंगा, ठीक है जाओ छाप, सानू की। Right. Got it? So you understand these things yourself. Thank you, sir. You're welcome. Any other question? Any other question? Okay जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ। Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा।